Okay, students, welcome to our new chapter, which is called The Human Eye and the Colorful World. तो जैसा आपको लग ही रहा होगा, इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा द ह्यूमन आई और दूसरा द कलरफुल वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है द ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई क्या है, ये तो हम सब जानते हैं। ये आप देखें क्या बनाया हुआ है, ये आई बॉल है, आई बॉल। अगर आंख को निकाला जाए बाहर तो इस तरीके से वो दिखेगी। ह्यूमन आई जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। हम आसपास की चीजों को इसके मदद से देख पाते हैं, और हमारे जो 5 सेंसेस हैं, शायद ये उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ह्यूमन आई जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ आई। ठीक है, तो ये आंख है जो बाहर से हमें दिखती है, और ये आंख का इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो हम देखेंगे इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और फिर हम देखेंगे उनके क्या क्या रोल्स होते हैं। ये जो आई बॉल होती है, इसका स्फेरिकल शेप होता है। एग्जैक्ट स्फेयर तो नहीं होता है, बट फिर भी आप देख सकते हैं स्फेरिकल टाइप का शेप। और इसका ये जो डायमीटर होता है, इसको हम डायमीटर बोल सकते हैं। तो नॉर्मली ये जो डायमीटर है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर का होता है। कुछ लोगों में हल्का सा ज्यादा या हल्का सा कम भी हो सकता है। तो आई का सबसे पहला पार्ट जो हम देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, आंख के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर होती है, एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर होती है। इस फोटो में अगर आप देखेंगे तो ये है वो लेयर, ये है वो लेयर, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। तो ये ट्रांसपेरेंट होती है, जैसा कि आप समझ ही सकते हैं, और ये बल्जिंग होती है, बाहर की तरफ निकली हुई सी होती है, कॉन्वेक्स शेप होता है इसका। क्या काम करती है कॉर्निया? कॉर्निया जो है, आप ऐसा सोच सकते हैं कि वो हमारे आंख को प्रोटेक्ट करती है। अगर ये कॉर्निया नहीं होगा तो बाहर से कोई भी डस्ट आंख के अंदर चला जाएगा। तो कॉर्निया जो है उन डस्ट पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोक लेती है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट होता है इंपॉर्टेंट, वो है ये आप देखें पिंक कलर में जो दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड आइरिस। ठीक है, ऊपर भी है, और ये आइरिस के बीच में ये छोटा सा एक होल होता है, इस होल को हम बोलते हैं प्यूपिल। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो ये जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, दैट इज आइरिस, और बीच में जो होल है दैट इज प्यूपिल। तो प्यूपिल कुछ नहीं होता है, आइरिस के बीच का एक छोटा सा होल होता है। आइरिस के बारे में अपन लिख सकते हैं कि ये कलर्ड होता है। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट लोगों में आइरिस का कलर थोड़ा सा अलग हो सकता है, वो तो आपने देखा ही होगा। और बेसिकली ये रिंग शेप्ड होता है, रिंग्ड शेप, और उसके बीच में एक होल होता है, बीच में होल होता है। ठीक है, उसी होल का नाम है प्यूपिल। आंख के अंदर जो भी लाइट रेज आती है बाहर से, जैसे कि हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, वो इस होल से ही आती है, जैसा आप समझ रहे होंगे, मतलब प्यूपिल से होते हुए आती है। ठीक, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आई, दिस इज एक्चुअली लेंस, ये लेंस है। तो मैंने आपको बताया था लाइट वाले चैप्टर में कि आंख के अंदर भी लेंस होती है, तो ये एक लेंस है। हालांकि ये जो लेंस होता है ये ऑब्वियसली ग्लास का नहीं बना होता है, ये किसी जेली लाइक मटेरियल का बना होता है, जेली लाइक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है। और ये कॉन्वेक्स होता है या कॉनकेव होता है ये लेंस, जैसा आपको शेप से ही लग रहा होगा, ये जो होता है दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये जो लेंस है आप देखें, वो यहां पे इस चीज से अटैच्ड है, ऊपर भी और नीचे भी। इन चीजों को बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सस्पेंसरी लिगामेंट्स ये क्या काम कर रही है, ये तो बहुत क्लियर है। ये लेंस को अपनी जगह पे रखती है, लेंस को अपनी जगह पे रखती है। फिर ये एक तरह का मसल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का मसल होता है, जिसको हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स। ये क्या करता है ये हम देखेंगे बहुत डिटेल में, नीचे भी है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट था
उसका एक एंड लेंस से कनेक्टेड है और दूसरा एंड सिलियरी मसल से कनेक्टेड है। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया, लाइट प्यूपिल से होते हुए अंदर आती है, ऑब्वियसली वो लेंस से पास करेगी, ठीक है, फिर वो लाइट रेज एक्चुअली यहां पे आके कन्वर्ज करती है, जैसा कि हम बाद में और डिटेल में देखेंगे। तो ये स्क्रीन की तरह काम करता है, ये एक स्क्रीन है जहां पे लेंस से पास होकर लाइट रेज आके मीट करती है। इस स्क्रीन का नाम होता है रेटिना। तो दिस एक्ट्स लाइक अ स्क्रीन, ये स्क्रीन की तरह एक्ट करता है जहां पे लाइट रेज आके मीट होती है। फिर आप देख सकते हैं रेटिना से ये एक कुछ नर्व्स जा रही हैं जिनका नाम होता है ऑप्टिकल नर्व्स। ऑप्टिकल नर्व्स, ये कुछ नर्व्स हैं जो आई से एक्चुअली ब्रेन तक जाती हैं। ऑप्टिकल नर्व्स टू ब्रेन, ब्रेन तक जाती हैं। ये जो पूरा स्पेस है आई के अंदर का मेजर स्पेस, ये एक लिक्विड से भरा होता है जिसका नाम है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, ठीक है। ये एक लिक्विड होती है जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड होती है, ऑब्वियसली एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होती है जो पूरी आई में भरी होती है। यहां पे लेंस के इस साइड, दूसरे साइड एक दूसरी लिक्विड भरी होती है, वो भी ट्रांसपेरेंट होती है, इसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर, और ये भी ट्रांसपेरेंट होती है। सारी लिक्विड्स यहां ट्रांसपेरेंट ही होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगी ना तो लाइट रे उनसे पास नहीं कर पाएंगी। ओके, और ये जो ऑप्टिकल नर्व के जस्ट पास वाला पार्ट होता है रेटिना पे, ये पूरा रेटिना है, तो रेटिना का जो पार्ट जहां से ऑप्टिकल नर्व निकलता है उस पार्ट को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट। तो ये मैंने आपको मेजर पार्ट्स बता दिए आई के जो आपको याद होने चाहिए। बहुत सिंपल है। यहां पे एक लेयर कॉर्निया, फिर ये आइरिस, आइरिस में होल प्यूपिल, उसके बाद लेंस, लेंस सस्पेंसरी लिगामेंट से लगा होता है, फिर उसके ऊपर सिलियरी मसल्स, ठीक है, और यहां अंत में रेटिना। यहां बीच में लिक्विड भरी होती है विट्रस ह्यूमर, यहां जो लिक्विड भरी होती है इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो आंख है वो कैसे काम करती है, उसके हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। ओके, वर्किंग ऑफ आई, तो हम देखेंगे आई के हेल्प से हम कैसे देख पाते हैं इतनी हसीन चीजों को। तो आप सपोज करो आंख के हमारे आंख के सामने कोई ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकलेंगी। हमने दो ही रेज बनाई है। ये जो रेज है ये कॉर्निया से क्रॉस कर जाती है, कॉर्निया से, मैंने बताया आपको ये कॉर्निया कहलाता है। दिस इज कॉर्निया। क्यों कॉर्निया से पास कर जाएंगे? क्योंकि कॉर्निया जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। फिर वो प्यूपिल से होते हैं, प्यूपिल आइरिस का होल है, प्यूपिल आइरिस का होल है, लेंस से टकराएगी, ये हमारा लेंस है। और क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो लाइट जो कन्वर्ज कर देती है रेटिना पे, रेटिना पे। तो मैंने आपको बताया था ना कि रेटिना जो है वो यहां पे स्क्रीन की तरह एक्ट करती है, तो वही हो रहा है, ये स्क्रीन की तरह एक्ट कर रही है, यहां पे ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज कन्वर्ज कर रही है, ठीक। तो जहां पे लाइट कन्वर्ज करती है वहीं पे इमेज बनता है। तो ये आप देखें इमेज बनी, ठीक। अब आप मुझे बताएं कि ये जो पेड़ की इमेज है वो रियल है या वर्चुअल है? बता सकते हैं, हमने लेंस के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। क्या लगता है आपको? ये रियल है। क्यों रियल है? क्योंकि आप देखो लाइट रेज जो है वो एक्चुअली में आके यहां मीट कर रही है, एक्सटेंड नहीं करना पड़ रहा, एक्चुअली में मीट कर रही है। इसका मतलब ये कैसी इमेज है? रियल। और जैसा कि आपको फोटो में दिख ही रहा है ये इन्वर्टेड भी है। ये देख के थोड़ा सा आश्चर्य हो सकता है आपको, बट हम इसकी बात करेंगे। बट अभी तो आप देखिए कि इमेज इन्वर्टेड है। लेंस के बारे में, कॉन्वेक्स लेंस है ना ये, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा है। हमने देखा है कि वो कैसी इमेजेस बनाती है, तो आप उसको थोड़ा रिकॉल करें, उसको रिवाइज करें, तो आप देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस से जब भी इमेज रियल बनती है वो इन्वर्टेड ही होती है। जब भी इमेज रियल होती है वो इन्वर्टेड ही होती है। इसका मतलब ये इन्वर्टेड ही होगी, ठीक। तो इसका मतलब है हमारी आंख जो है उसके रेटिना पे इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, वो रियल होती है और इन्वर्टेड, ठीक। उसके बाद यहां पे ये जो ऑप्टिकल नर्व होता है, जो मैंने आपको बताया ऑप्टिकल नर्व, ये अपना काम करता है।
जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो ऑप्टिकल नर्व है ये ब्रेन तक जाता है। तो जब यहां रेटिना पे इमेज बनती है तो उस इंफॉर्मेशन को ये ऑप्टिकल नर्व ब्रेन तक कैरी करता है, ब्रेन तक कैरी करता है। यहां इमेज बनी तो अब ये जो ऑप्टिकल नर्व है वो इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाएगा। तो ब्रेन को पता चलता है कि अच्छा यहां इमेज बनी है, और जब हमारे ब्रेन को पता चलता है कि इमेज बनी है तब हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, तब हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो बहुत सिंपल है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलती है, लेंस से टकरा के रेटिना पे कन्वर्ज होती है, तो रेटिना पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। फिर इस इंफॉर्मेशन को ऑप्टिकल नर्व ब्रेन तक ले जाता है, तो हमारे ब्रेन को यानी हमें पता चलता है कि इमेज बनी है, तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक, इस तरह से कुछ आई काम करती है। हालांकि अभी इसमें और भी डिटेल्स है जो मैं आपको बताऊंगा, ये एक ब्रीफ था। अच्छा, यहां पे कुछ लोगों को ये डाउट जरूर आता है कि यार यहां तो इन्वर्टेड इमेज बनी, तो किसी पेड़ को अगर हम देख रहे हैं तो हमें तो वो पेड़ उल्टा दिखना चाहिए, क्योंकि हमारे आंख में उसकी इमेज कैसे बन रही है, इन्वर्टेड। सही बात है ना? लेकिन ऐसा तो नहीं होता। अगर हम किसी पेड़ को देखते हैं तो हमें सीधा ही दिखाई देता है, जबकि इमेज तो इन्वर्टेड बन रही है। तो वहां पे कोई खास बात नहीं है। होता क्या है, जब ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है तो ब्रेन को पता होता है कि रेटिना पे जो इमेज होती है वो उल्टी बनती है। ठीक है, तो ब्रेन इंटेलिजेंट है हमारा, वो इस तरीके से काम करता है कि जो भी इमेज यहां बनती है हमें उसका उल्टा फील होता है, हमें उसका उल्टा फील होता है। समझने की कोशिश करें, ये उल्टी इमेज बनी, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन गई, फिर ब्रेन इस तरह से काम करती है कि जो भी इमेज यहां बनी है ना हमें उसका उल्टा फील हो। ठीक है, तो हमें इसका उल्टा फील होगा तो हमें सीधा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो ये थी बेसिक वर्किंग ऑफ आई। शायद आपने कभी कैमरा के बारे में पढ़ा हो, वो कैमरा जो नॉर्मली हम फोटो खींचने के लिए यूज करते हैं। तो आई की जो बेसिक वर्किंग है ना वो कैमरा की जैसे ही होती है। बेसिक वर्किंग ऑफ आई इज सिमिलर टू अ कैमरा। रोल ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल। तो हमने पढ़ा था कि ये जो है ये आइरिस है, ठीक है, और बीच में ये जो होल है वो प्यूपिल है। तो आइरिस और प्यूपिल का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल होता है जब आंख फंक्शन करती है। जरा आप सोचो, ये जो होल है उससे लाइट अंदर आती है, ये जो होल है प्यूपिल उसी से लाइट अंदर आती है। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि अगर बाहर बहुत ब्राइट लाइट है, बहुत ज्यादा रोशनी है, तो इस होल से बहुत ज्यादा लाइट अंदर आएगी। ठीक है, अगर बाहर बहुत ब्राइटनेस है तो इस प्यूपिल से यानी इस होल से बहुत सारी लाइट रे अंदर आएगी। अगर बहुत ज्यादा लाइट रे अंदर आ जाती है तो आंख जो है वो खराब हो सकती है, हमारी डैमेज हो सकती है। ठीक, उसी तरीके से अगर बाहर बहुत कम लाइट है तो इस छेद से, इस प्यूपिल से थोड़ी सी ही लाइट आ पाएगी, और अगर थोड़ी सी ही लाइट आएगी तो यहां जो इमेज है वो उतनी ब्राइट नहीं बनेगी, तो हमें इमेज ढंग से दिखाई नहीं देगी, मतलब हमें ऑब्जेक्ट ठीक से दिखाई नहीं देगा। ठीक, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइरिस और प्यूपिल जो है वो बड़े अच्छे ढंग से काम करते हैं। सो देखते हैं कैसे। सो आप देखें, मैंने आंख की दो फोटोग्राफ्स बनाई हैं, एक ही आदमी की दो आंखें हैं। ठीक, अब ध्यान से देखें इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये जो है ये आइरिस है, मैंने आपको बताया, और बीच में ये काला वाला जो पार्ट है ये प्यूपिल है, होल इन आइरिस। इस फोटो में जो प्यूपिल है वो बड़ा है, होल बड़ा है। इस फोटो में प्यूपिल जो है, होल जो है वो छोटा है। ठीक है, लार्ज, और इस केस में स्मॉल प्यूपिल। तो क्या होता है एक्चुअली में कि अगर बाहर बहुत ब्राइट लाइट होती है, ब्राइट लाइट, तो आइरिस जो है वो एक्सपैंड कर जाता है और इस होल को छोटा कर देता है। होल छोटा हो जाएगा तो कम लाइट अंदर जाएगी और हमारी आंख खराब नहीं होगी। ठीक, और अगर बाहर बहुत डीम लाइट है, कम लाइट है, तो ये आइरिस इधर की तरफ फैल जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जिससे ये प्यूपिल या होल बड़ा हो जाता है, जैसे यहां पे।
ठीक है, अब ज्यादा लाइट अंदर जा सकती है तो हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देता है। ठीक, तो अगर बाहर बहुत ज्यादा लाइट है, हाई इंटेंसिटी, तो ऐसी सिचुएशन होती है प्यूपिल छोटा हो जाता है, और बाहर अगर लो इंटेंसिटी होती है लाइट की, तो ये सिचुएशन हो जाती है, मतलब प्यूपिल बड़ा हो जाता है। तो देखते हैं हम, तो देखें ये एक ही इंसान की आंखें हैं, दो डिफरेंट सिचुएशन। क्या अंतर दिख रहा है आपको? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो वाला पार्ट जो होता है वो आइरिस होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट आइरिस है, और ये बीच में जो होल है उसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल। तो कुछ अंतर दिख रहा है दोनों में आपको? इस केस में आप देखो, आइरिस जो है वो छोटा है, यहां आइरिस बड़ा है, इसमें जो होल है वो बहुत बड़ा है, प्यूपिल बहुत बड़ा है, और इसमें जो होल है वो प्यूपिल बहुत छोटा है। ठीक है, तो हमारी जो आंख होती है कभी कभी ऐसी हो जाती है और कभी कभी ऐसी हो जाती है। क्या होता है, अगर बाहर लाइट बहुत ज्यादा है, हाई इंटेंसिटी, अगर लाइट बहुत ज्यादा है, हाई इंटेंसिटी, ठीक, तो हमने देखा कि उस टाइम बहुत ज्यादा लाइट अंदर चली जाएगी तो आंख खराब हो सकती है। इसलिए क्या होता है, ये आइरिस इधर की तरफ इस तरह से एक्सपैंड करता है इस तरीके से, जिससे प्यूपिल छोटा हो जाता है, तो प्यूपिल छोटा हो जाता है, तो कम लाइट इससे अंदर जा पाती है, तो हमारी आंखों को हार्म नहीं होता है। समझ रहे होंगे आप बात? अगर बाहर लाइट बहुत ज्यादा है तो ज्यादा लाइट अंदर जा सकती है और आंख खराब हो जाएगी, तो ये आइरिस इधर और इधर फैल जाता है, जिससे प्यूपिल छोटा हो जाता है। अब देखें, प्यूपिल छोटा हो गया। अब इससे कम लाइट ही अंदर जा पाएगी तो आंख को खतरा नहीं है। तो हाई इंटेंसिटी होने पे ये सिचुएशन होती है। अगर बाहर डिम लाइट है, डिम लाइट है, तो मैंने आपको बताया कि बहुत कम लाइट अंदर जाएगी तो इमेज सही से नहीं बनेगी, तो उस टाइम पे आइरिस इधर की तरफ मूव करता है ऐसे, जिससे प्यूपिल बड़ा हो जाता है। अब देखें, प्यूपिल बड़ा हो गया, तो इससे ज्यादा लाइट अंदर जा सकती है, इससे ज्यादा लाइट अंदर आ सकती है, ज्यादा लाइट आएगी और यहां पे इमेज जो है वो क्लियर बनेगी। अब समझ लोगे? तो इस तरह से आइरिस और प्यूपिल जो है वो अपना साइज चेंज करते हैं ताकि हमारी आंख सही से काम कर सके। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि आइरिस मॉनिटर्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग आई। आइरिस मॉनिटर करता है कि आंख में कितनी लाइट घुसे बाय चेंजिंग साइज ऑफ प्यूपिल, बाय चेंजिंग साइज ऑफ प्यूपिल। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, एक आदमी जो है वो एक बार डार्क रूम में है और एक बार वेल लाइटेड रूम में है, ठीक है, और दोनों टाइम उसकी आंख कैसी है ये आपको बताया जा रहा है। तो इससे आपको बताना है कि कब वो किस रूम में था। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप शायद समझ रहे होंगे। इस केस में आप देखो प्यूपिल का साइज जो है बहुत बड़ा है, और इस केस में जो प्यूपिल है उसका साइज क्या है? छोटा है। ठीक है, इसमें छोटा है और इसमें प्यूपिल बड़ा है। इसमें प्यूपिल बड़ा है, क्यों बड़ा है इसमें? ताकि ज्यादा लाइट अंदर जा सके। क्यों ऐसा? क्योंकि जो आदमी है वो डार्क रूम में है, डार्क रूम। ठीक है, इस केस में प्यूपिल का साइज छोटा है। क्यों छोटा है? ताकि कम लाइट अंदर जा सके। क्यों? क्योंकि आदमी वेल लाइटेड रूम में है। सही बात है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ह्यूमन आई के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, जो भी हमारे सिलेबस में था हमने पढ़ा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कुछ डिफरेंट टाइप की चीजों की बात करेंगे। तो हम बात करेंगे ग्लास प्रिज्म की। ये ग्लास प्रिज्म क्या होता है? लेट्स हैव अ लुक। ये है प्रिज्म, ग्लास का बना होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है इसका, जैसा आपको दिख रहा होगा। ये एनिमेशन देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि कैसा होता है ये जो साइड होती है प्रिज्म की उसको जनरली बेस बोल सकते हैं, बेस ऑफ प्रिज्म। ठीक है, और ये जो सरफेस है ये, और यहां पे जो सरफेस है, इन दोनों को बोल सकते हैं
अपोजिट फेसेस ऑफ द प्रिज्म, अपोजिट फेसेस ऑफ द प्रिज्म। और ये दोनों जो अपोजिट फेसेस हैं प्रिज्म के, उनके बीच में आप देख सकते हैं एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम जनरली ए से डिनोट करते हैं और इस ए को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है हमने देख लिया है, रिफ्रैक्शन क्या होता है ये हमने काफी पहले देखा था दूसरे चैप्टर्स में। वो चैप्टर आप थोड़ा सा रिवाइज करें तो आगे बढ़ने में हमें आसानी होगी। थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको यहां पर रिकॉल करा सकता हूं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। जैसे यहां पे एयर है और यहां पे ग्लास है, ठीक है। तो लाइट रे अगर हमारे पास है कोई इस तरीके से, जो एयर में ट्रैवल करते हुए अब ग्लास में जाना चाह रही है, तो यहां पे जब लाइट रे ग्लास में जाती है तो क्या होता है, क्या होता है, बेंडिंग होती है, लाइट रे की बेंडिंग होती है, जिसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। कैसे बेंडिंग होती है, तो उसके लिए पहले हमें नॉर्मल बनाना पड़ता है। यहां पर ये हमारा नॉर्मल। अब लाइट रे जब ग्लास में जाती है तो वो दो तरीके से बेंड हो सकती है, नॉर्मल की तरफ टुवर्ड्स नॉर्मल, या नॉर्मल से दूर अवे फ्रॉम नॉर्मल। कैसे डिसाइड होता है, तो देखो ये एयर है और ये ग्लास। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n, वो कम होता है, हमने देखा है पहले। ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज्यादा होता है। तो जिस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम, उसको बोलते हैं हम डेंसर मीडियम, ठीक है। तो लाइट यहां पे रेयरर मीडियम में थी और वो डेंसर मीडियम में जा रही है। जब ऐसा होता है कि लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल, जब रेयरर से डेंसर में जा रही होती है। तो ये जो है बेंड किस तरीके से होगी आप समझ गए होंगे, इस तरीके से टुवर्ड्स नॉर्मल। सही है, यही जो फिनोमेना है इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसी तरीके से अगर ऐसा सिचुएशन होता कि इधर ग्लास और इधर एयर, इसका उल्टा, और लाइट रे ग्लास से एयर में जाने की कोशिश करती तो क्या होता, फिर भी बेंडिंग होती। कैसी बेंडिंग होती, लेट्स हैव अ लुक। तो पहले अपन यहां नॉर्मल बना लेते, फिर ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n, वो ज्यादा है जैसा हमने देखा, और एयर का कम, तो एयर जो है वो रेयरर मीडियम है और ग्लास जो है वो डेंसर। तो जब लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, रेयर से डेंसर जाने में क्या हुआ था, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो डेंसर से रेयर जाने में क्या होगा, ऑब्वियसली अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो ये लाइट रे नॉर्मल से दूर जाएगी, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखें आप, हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म है, ग्लास का बना हुआ प्रिज्म है, उस पे एक लाइट रे आके ऐसे हिट करती है। अब इस लाइट रे का आगे क्या फ्यूचर है, उसके साथ क्या घटना दुर्घटना घटेगी, ये हमें सोचना है। ओके, तो आप देखिए कैसे सोचेंगे। पहले तो आप देखिए कि यहां पर जो है वो एयर है और यहां पर भी एयर है, ठीक है, बाहर, और ग्लास का बना हुआ है प्रिज्म, तो अंदर जो है वो ग्लास। तो अब देखिए इस लाइट रे पे ये एयर से ग्लास में जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो मीडियम चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन। उसके लिए सबसे पहले हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो ये हमने बना लिया नॉर्मल। नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, सरफेस नॉर्मल। अब ये कैसे बेंड करेगा, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, आपको सोचना है। देखें जैसा अभी भी हमने बात की, एयर जो है वो रेयरर मीडियम है और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है। तो अभी रे कैसे जा रही है, रेयरर से डेंसर, रेयरर से डेंसर। तो वो कैसे बेंड होती है, अभी भी मैंने बताया है, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपको। ये बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, कुछ ऐसे, इस तरीके से बेंड होकर अंदर चल जाएगा। देखिए टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया है। तो यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ। अब आप देखिए इंटरेस्टिंग चीज यहां पे है कि अब ये जो लाइट रे है आगे गई, अब वो ग्लास से एयर में जाएगी, ग्लास से एयर में जाएगी।
तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर से मैं नॉर्मल बना लेता हूं। तो ये हमारा नॉर्मल है, पेंडिकुलर होता है पर नॉर्मल। ठीक है, अब जो लाइट रे है वो डेंसर से रेयरर में जा रही है, डेंसर से रेयरर में। ठीक है, रेयरर से डेंसर में पहले जा रही थी, रेयर से डेंसर, अब जा रही है डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर। अब वो कैसे बेंड करेगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसको हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ऐसा कुछ। तो आप देखिए ओवरऑल क्या हो रहा है यहां पे, एक लाइट रे आती है, बेंड होके प्रिज्म के अंदर जाती है और फिर और बेंड होके बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से प्रिज्म में रिफ्रैक्शन होता है दो बार, एक बार यहां पे और एक बार यहां पे। अब कुछ टर्म्स हम यहां पे देख लेंगे, जैसे ये जो लाइट रे है उसका नाम मैं रख देता हूं ए ई। ए नहीं रखते हैं, ए तो एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए अपन यूज कर रहे थे, इसका नाम क्या रखें? बी रख देते हैं। इसको रख दिया ई, इसको एफ, इसको जी। ठीक है, तो ये जो लाइट रे है ये बी, इसको क्या बोलते होंगे हम? सोचिए आप, इस लाइट रे को अपन क्या बोलते होंगे? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये जो लाइट रे है एफ जी, एफ जी, एफ जी, एफ जी, इसको अपन क्या बोलते होंगे? इसको अपन बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। देखो नाम बहुत लॉजिकल है, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई थी इसलिए इसको इंसिडेंट रे, ये लाइट रे इमर्ज हो रही है प्रिज्म से, इमर्ज हो रही है मतलब बाहर निकल रही है प्रिज्म से, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? इमर्जेंट रे। ये जो लाइट रे बच गई अंदर प्रिज्म के अंदर वाली, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये रिफ्रैक्ट होके प्रिज्म के अंदर आई थी। फिर आप देखिए ये जो एंगल है, एंगल नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, इनके बीच का जो एंगल है आई। ठीक है, इस एंगल आई को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, वैसे यहां देखिए ये नॉर्मल और ये इमर्जेंट रे, इनके बीच में जो एंगल होता है उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल ई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। यहां जो एंगल होता है नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टर रे के बीच में, उसको जनरली आर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक और इंपॉर्टेंट सी चीज हम देखेंगे, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो ये जो इंसिडेंट रे है, जो लाइट रे आई, अगर प्रिज्म नहीं होता, ये प्रिज्म नहीं होता, तो इस लाइट रे का क्या होता? तो ये लाइट रे जो है वो आगे की तरफ चली जाती है, इसी बात पे आगे की तरफ, कुछ इस तरीके से, इस डॉटेड लाइन पे, मानते हो नहीं मानते हो, इस लाइन की लॉन्ग चली जाती है। ठीक है, लेकिन इस प्रिज्म के होने से फाइनली वो इस डायरेक्शन में जाती है। इस लाइट रे को अपन पीछे एक्सटेंड करें जरा, इस तरीके से। तो आपको ध्यान देना है, प्रिज्म नहीं होता, प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे ऐसे सीधे आगे चली जाती है, प्रिज्म के होने से ये लाइट रे इस तरीके से गई है। तो इन दोनों रे के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, इसको हम सिंबल डी से जनरली डिनोट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है, मतलब ये है कि प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे ऐसे जाती, ऐसे जाती, लेकिन प्रिज्म के होने से वो लाइट रे नीचे की तरफ बेंड हो गई, नीचे की तरफ बेंड हो गई। कितने एंगल से बेंड हो गई? डी एंगल से। तो उस डी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म एंड ग्लास स्लैब? व्हाट इज द डिफरेंस इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म एंड ग्लास स्लैब? देखो, ग्लास प्रिज्म से लाइट कैसे रिफ्रैक्ट होती है वो अभी अभी हमने देखा। ग्लास प्रिज्म से कैसे रिफ्लेक्ट होती है ये पहले वाले चैप्टर्स में हमने देख रखा है। ठीक है, लाइट के सेकंड चैप्टर में जिसमें मैंने आपको रिफ्रैक्शन पढ़ाया था उसमें हमने देखा था, आप उसको थोड़ा फिर से देखें, आपको रिकॉल होगा। तो हमें बताना है वही कि प्रिज्म से जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है
और ग्लास स्लैब से जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है उसमें। तो देखें प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो तो हमने अभी देखा ही है। लाइट रे आती है, इंसिडेंट रे, प्रिज्म के अंदर जाती है और फिर बाहर निकलती है इस तरीके से, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। ठीक है, ये प्रिज्म में इस तरह से रिफ्रैक्शन होता है, कोई डाउट नहीं है। ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब। पता नहीं आपको कितना याद है, थोड़ा रिकॉल करना चाहिए आपको पुराने वीडियोस देख के। ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, उसमें जब लाइट रे आती है तो वो अंदर जाती है और फिर वो बाहर निकलती है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट नाम की चीज मैंने आपको यहां पे बताई थी, आपको थोड़ा थोड़ा शायद याद आ रहा होगा। बट एनीवेज देखो यहां पे क्या होता है, ग्लास स्लैब में ये जो इंसिडेंट रे होती है और ये जो इमर्जेंट रे होती है वो पैरेलल होती है, दे आर पैरेलल। ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे दोनों जो होती है आपस में पैरेलल होती है। लेकिन यहां पे इंसिडेंट और इमर्जेंट रे जो है वो पैरेलल नहीं है, वो तो आपको क्लियरली दिख रहा है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है इन दोनों केसेस में। तो लिख भी सकते हैं इसको हम, इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे पैरेलल, इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे नॉट पैरेलल। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, गाइज ये जो डिस्पर्शन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है। इसके बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं जैसा कि हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्पर्शन है क्या। न्यूटन, न्यूटन का नाम तो सुना ही आपने, ग्रेट साइंटिस्ट। उन्होंने ऐसा प्रूव किया था कि जो व्हाइट लाइट होती है उसमें एक्चुअली 7 रंग के 7 कलर्स की लाइट्स होती है। न्यूटन ने ऐसा प्रूव किया था कि व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। कौन कौन से कलर्स हैं ये? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर्स होते हैं। इनको याद रखना भी आसान है। इनको याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हो, विबगियोर, दैट इज VIBGYOR, विबगियोर। ये याद रखोगे आप तो आपको 7 कलर याद रहेंगे। ऐसे होते हैं जैसे आप सपोज करें कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो हम सोच सकते हैं कि वो इन्फिनिटी पे, जैसा सन हो गया फॉर एग्जांपल, स्टार्स हो गए, बहुत दूर होते हैं। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि उनसे जो लाइट रेज आती हैं वो पैरेलल आती है। तो ये पैरेलल लाइट रेज आई में एंटर करके लेंस पे आती हैं, फिर लेंस उनको बेंड करता है और इमेज जो है रेटिना पे बनाता है। ठीक, यानी लाइट रेज रेटिना में मीट करती है और जब ये इमेज बनती है तो हमें वो दूर वाला ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। सही बात है। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट दूर नहीं, पास है, आंख के पास है, ज्यादा दूर नहीं है, दिखाई तो वो भी देता है। कैसे दिखाई देता होगा? उससे इस तरह से लाइट रे आएगी। सही बात है, उससे तो पैरेलल आएगी नहीं, इस तरह से लाइट रे आएगी, वो लेंस पे गिरेगी, फिर लेंस को बेंड करके रेटिना पे कन्वर्ज करता है, तो फिर से हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो दूर कोई ऑब्जेक्ट है तो भी उसकी इमेज रेटिना पे ही बनती है, पास कोई ऑब्जेक्ट है तो भी उसकी इमेज रेटिना पे ही बनती है, और दोनों ही केस में हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अब देखो लेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो मैं यहां पे लिखता हूं, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये होता है लेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसमें आप देखिए v क्या है, v इज एक्चुअली इमेज डिस्टेंस। v जो होता है वो इमेज डिस्टेंस होता है। तो आप देखें ऑब्जेक्ट दूर है ये वाले केस में, तो हमारा इमेज जो यहां पे बना है वो उसका डिस्टेंस कितना है, लेंस ये, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर होगा, आईबॉल का डायमीटर। जब ऑब्जेक्ट पास में है तो भी इमेज तो रेटिना पे ही बन रही है, तो उस टाइम पे ये जो इमेज डिस्टेंस है वो कितना होगा? उस टाइम पर भी वो 2.3 सेंटीमीटर ही होगा अप्रोक्सीमेटली। सही है, इसका मतलब हर केस में इमेज डिस्टेंस जो है वो सेम है, अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर। तो हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहे हो अपने आंख में या क्लोज ऑब्जेक्ट का, दोनों केस में लेंस और इमेज के बीच की डिस्टेंस जो है वो सेम रहती है 2.3। मतलब ये जो टर्म है वो कांस्टेंट हो गया 1/v। ओके, u क्या होता है? u इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या ये भी कांस्टेंट है? सोचिए आप, नहीं, ये तो वेरिएबल है, ये वेरी कर रहा है।
देखो जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर था तो v जो है u ये हमारा u होगा और वो बहुत ज्यादा होगा। इस केस में ऑब्जेक्ट पास है तो u जो है हमारा ये वाला डिस्टेंस होगा जो कि कम होगा। तो u अलग अलग होता है हर केस में। तो आप ध्यान दें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर ये कांस्टेंट है, ये टर्म कांस्टेंट है और ये बार बार चेंज हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट को हम पास और दूर ले जा रहे हैं, तो अगर ये चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है ये एफ भी क्या होगा, चेंज होगा, एफ भी चेंज होगा। इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि अगर ये चीज कांस्टेंट है तो अगर ये चेंज हो रहा है बार बार तो दोनों को सबट्रैक्ट करने पे 1/f जो आएगा वो भी चेंज होगा। मतलब इस लेंस की फोकल लेंथ चेंज होगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस should change as distance of object from eye changes. Focal length of eye lens should change as distance of object from eye changes. सही है। जब ऑब्जेक्ट अलग अलग दूरी पे होगा तो इस लेंस की फोकल लेंथ चेंज होनी चाहिए। अब सवाल है कि इसकी फोकल लेंथ कैसे चेंज होती है, कैसे चेंज होती है। तो मैंने आपको बताया था कि यहां पे एक मसल होता है जिसको हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स। ठीक, ये जो मसल्स होते हैं यहां पे सिलियरी मसल्स, और यहां पर भी ये भी सिलियरी मसल्स हैं, सी फॉर सिलियरी, एम फॉर मसल्स। तो इन सिलियरी मसल्स के हेल्प से फोकल लेंथ चेंज होती है लेंस की। तो ये भी लिख लेते हैं। फोकल लेंथ चेंजेज बाय एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स, बाय एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। ठीक है, अब देखें ये सिलियरी मसल्स एक्चुअली में कैसे काम करते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, काफी दूर होता है, जैसा इस केस में है, तो ये सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड होते हैं, रिलैक्स्ड। तो देखो सबसे पहले नॉर्मल आदमी की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बहुत, तो हम सोच सकते हैं कि लाइट रे पहला ला रही होगी, लेंस को हिट करेगी और फिर लेंस से हिट करने के बाद वो मीट करेगी रेटिना पे, और रेटिना पे मीट कर रही है तो इमेज रेटिना पे बनेगी, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। तो आदमी को वो इमेज दिखाई देती है, मतलब ऑब्जेक्ट पता चलता है कि उसको है, ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है। ठीक, ये तो नॉर्मल आदमी की कहानी है। लेकिन जो आदमी मायोपिया का शिकार होता है उसमें एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। अब देखिए क्या होता है, मायोपिया ग्रस्त इंसान में क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो लाइट रे पैरेलली आती है, लेंस से बेंड होके वो रेटिना से पहले ही मीट कर जाती है, रेटिना से पहले ही मीट कर जाती है। तो आप देखिए रेटिना से पहले मीट कर गई, तो ये जो पॉइंट है यहां पे इमेज बन गई। तो क्या इमेज रेटिना पे बनी? नहीं, रेटिना से पहले बन गई। तो इमेज रेटिना से पहले बन जाती है। Okay friends, if you want to see the complete video, then please visit our website dronestudy.com. Please note the spelling carefully. Students, please give me few minutes to explain to you why this site is so amazing. Students, this site is around 1 year old, and in this 1 year you can see we have around 27,000 Facebook likes, which is an amazing thing, students. What do we provide? We provide study material from standard 8 to 12th. Right now we are trying to expand. We also provide study materials for competitive exams, students. We provide great educational videos for different classes, different subjects, by reading which your complete concept of the chapter will be cleared. And these videos have been made by all IITians, teachers who have taught in best institutes of Kota like Bansal classes and all. We also provide solutions to NCERT books and many other textbooks. On our website you can find tests and practice sessions using which you can assess how good you are in any particular chapter. Students, using our website,
Many students have become toppers in their schools, in their exams. They have got great marks. And this is not what I am saying. This is what our users are saying, that this site is so useful for them for their studies. You can go and check out all this in our testimonial sections and also at some other places which I will tell you. Now students, let me tell you something in more detail. Let's talk about these videos. Students, if you scroll down, you will see the list of classes and subjects and different chapters associated with that. The list will keep going on, and we are trying to make it even more explicit and bigger. Let me take you through class 10 science, say chemical reaction. This is a chapter, students. If you click here, it will take you to this page. So students, you can see this chapter has been covered in 5 videos. And students, these 5 videos are not small videos. Each video is around half an hour to 1 hour. What it means, students, that the entire chapter has been covered in great detail. If you see these videos, nothing will be left. Your entire concept will be completely clear. And students, below that you can see the comment of the students who have seen these videos. So good, very nice. Sir, your teaching is outstanding, bang on. Sir, you are outstanding. Whenever you click any chapter, say, you click acid and bases, there also you find a similar thing, and you can read the comments. They will be amazing. Students have claimed that they have done great in their exams using this website. Now let me tell you some other interesting features. Maybe sometimes you may not like to see the entire chapter because you know some of the parts but not the other. So we have written here in which video what we have covered, so you can decide what you want to see. And even inside a video, say in video 1 we have covered 3-4 topics, and you want to see, say, only ions, the rest of the things are known to you. So there's an amazing feature called index here. If you click here, it expands, and all the topics which has been covered are listed here. Now if you click on ions here, what will happen? Let me first play the video. If you click ions, the video has jumped to a later place where ions has been covered, students. Isn't it amazing, right? Then students, we also provide you with revision notes of the chapter notes, which you can find on clicking on these links, animations related to this chapter, which will make your studies very interesting, solution of NCERT books, and many other important questions. You can also ask your doubt, students. You can also ask your doubt. If you click on this button, you'll be taken to this doubt forum where you can ask your doubts, and your doubts will be answered within a few hours. Okay, students? Now, students, we also have a mobile app. If you click here, this page, this is our mobile app. You can search it on Play Store by the name of Drone Study. It's also 7-8 months old, but people have loved this. It has a rating of 4.3, which you will know it's amazing. And if you read the reviews, you will mind blown. See, awesome, useful, respected. This is a great app for study. All the videos are very helpful. Okay, you can see more reviews here. Pure awesomeness, awesome, must-have app. Please download it. So students, you can go and enjoy our app as well. So students, I am sure that you must be finding this educational site exciting. So you would like to know who is the person behind it. You can click this button to know about our director. This is a news regarding our website that has been published. This is a person behind all this. He is Mr. Nitin Agrawal. He is BTech from IIT Madras, students. He has also taught physics in Bansal and Vibrant Classes Kota, which are one of the best coaching institutes in the country. He's a scientist. He has done a lot of inventions. He has written books on physics. So students, he is the person behind all this. So you can understand that the quality of all the material which you'll get on this website is just phenomenal. What he's trying is that currently the state of education in the country is not that good. So he's trying that affordable education should be available to all, and if possible even free. So students, please find a time to visit our website and do send us your feedbacks. अब हम हाइपरमेट्रोपिया की बात डिटेल में करेंगे कि वो एक्चुअली क्यों होता है, मतलब जिन लोगों को हाइपोमेट्रोपिया होता है उनकी आंखों में क्या प्रॉब्लम होता है। देखो, नॉर्मल इंसान की बात करते हैं पहले तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत पास में है तो क्या होता है, उससे लाइट रेज आती है, लेंस को हिट करती है और फिर वो बेंड होके मीट करती है रेटिना पे।
तो रेटिना पे इमेज बनती है और आदमी को ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। अब देखो, हाइपरमेट्रोपिया से सफर करने वाले लोगों के साथ क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट, ये लाइट रेज आई, लेंस से टकराई और फिर वो रेटिना के पीछे मीट करती है, रेटिना के पीछे मीट करती है। आप ध्यान दें, मायोपिया से कंपेयर करते हुए चलें, आपको याद होगा कि मायोपिया में क्या हो रहा था, लाइट रेज रेटिना से पहले ही मीट कर रही थी, हाइपरमेट्रोपिया में उसका उल्टा होता है, लाइट रेज जो है वो रेटिना के बाद मीट करती है, बाद। तो यहां पे लाइट रेज मीट कर रही है तो ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनी, मतलब एग्जैक्टली रेटिना पे नहीं बनी, इसलिए आदमी को ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मायोपिया में क्या हो रहा था। Okay friends, if you want to see the complete video, then please visit our website thronestudy.com. Please note the spelling carefully. Students, please give me few minutes to explain to you why this site is so amazing. Students, this site is around 1 year old, and in this 1 year you can see we have around 27,000 Facebook likes, which is an amazing thing, students. What do we provide? We provide study material from standard 8 to 12th right now. We are trying to expand. We also provide study materials for competitive exams, students. We provide great educational videos for different classes, different subjects, by reading which your complete concept of the chapter will be cleared. And these videos have been made by all IITians, teachers who have taught in best institutes of Kota like Bansal classes and all. We also provide solutions to NCERT books and many other textbooks. On our website you can find tests and practice sessions using which you can assess how good you are in any particular chapter. Students, using our website, many students have become toppers in their schools, in their exams. They have got great marks, and this is not what I am saying, this is what our users are saying, that this site is so useful for them for their studies. You can go and check out all this in our testimonial sections and also at some other places which I will tell you. Now students, let me tell you something in more detail. Let's talk about these videos. Students, if you scroll down, you will see the list of classes and subjects and different chapters associated with that. The list will keep going on, and we are trying to make it even more explicit and bigger. Let me take you through class 10 science, say chemical reaction. This is a chapter, students. If you click here, it will take you to this page. So students, you can see this chapter has been covered in 5 videos. And students, these 5 videos are not small videos. Each video is around half an hour to 1 hour. What it means, students, that the entire chapter has been covered in great detail. If you see these videos, nothing will be left. Your entire concept will be completely clear. And students, below that you can see the comment of the students who have seen these videos. So good, very nice. Sir, your teaching is outstanding, bang on. Sir, you are outstanding. Whenever you click any chapter, say, you click acid and bases, there also you find a similar thing, and you can read the comments. They will be amazing. Students have claimed that they have done great in their exams using this website. Now let me tell you some other interesting features. Maybe sometimes you may not like to see the entire chapter because you know some of the parts but not the other. So we have written here in which video what we have covered, so you can decide what you want to see. And even inside a video, say in video 1 we have covered 3-4 topics, and you want to see, say, only ions, the rest of the things are known to you. So there's an amazing feature called index here. If you click here, it expands, and all the topics which has been covered are listed here. Now if you click on ions here, what will happen? Let me first play the video. If you click ions, the video had jumped to a later place where ions has been covered, students. Isn't it amazing, right? Then students, we also provide you with revision notes of the chapter notes, which you can find on clicking on these links, animations related to this chapter, which will make your studies very interesting, solution of NCERT books, and many other important questions. You can also ask your doubt, students. You can also ask your doubt. If you click on this button, you'll be taken to this doubt forum where you can ask your doubts, and your doubts will be answered within a few hours. Okay, students? Now, students, we also have a mobile app. If you click here, this page, this is our mobile app. You can search it on Play Store by the name of Drone Study.
It's also 7-8 months old, but people have loved this. It has a rating of 4.3, which will know it's amazing. And if you read the reviews, you will mind blown. See, awesome, useful, respected. This is a great app for study. All the videos are very helpful. Okay, you can see more reviews here. Pure awesomeness. Awesome, must-have app. Please download it. So students, you can go and enjoy our app as well. So students, I am sure that you must be finding this educational site exciting. So you would like to know who is the person behind it. You can click this button to know about our director. This is a news regarding our website that has been published. This is a person behind all this. He is Mr. Nitin Agrawal. He is BTech from IIT Madras, students. He has also taught physics in Bansal and Vibrant Classes Kota, which are one of the best coaching institutes in the country. He's a scientist. He has done a lot of inventions. He has written books on physics. So students, he is the person behind all this. So you can understand that the quality of all the material which you'll get on this website is just phenomenal. What he's trying is that currently the state of education in the country is not that good. So he's trying that affordable education should be available to all, and if possible even free. So students, please find out time to visit our website and do send us your feedbacks.